हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपुर पर। तो कैसे हैं सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। एक बार जल्दी से आप लोग आ जाइए, सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे और सभी लोग सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, यार हैं, वो भी आ पाए, वो भी सेशन से जुड़ पाए और वो भी सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है भाई, तो एक बार जल्दी से आप लोग आ जाओ, सभी साथी आएंगे और सभी लोग सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, यार हैं, उनको भी पता चल जाए कि हाँ भाई सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। एक बार सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। हम लोग क्या करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, चलो जी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। जिन भी साथियों ने नहीं किया है वो आप लोग क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामपुर पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत जरूरी है ये डाउनलोड करना है। ठीक है भाई साहब, तो आप ये डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो मसाल कॉम्बो बैच चल रहा है ये बहुत ही शानदार चल रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे आज भी इसको बच्चे खरीद रहे हैं और अपनी बहुत ही बेहतर तैयारी कर रहे हैं, ताकि एग्जाम आते समय हमें ये ना कहना पड़े कि हमें टाइम नहीं मिला सर जी, हमें टाइम नहीं मिला, हमारे क्वेश्चन गलत चले गए, हमने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, ताकि आप ये ना कह पाओ। इसीलिए पहले से आप लोग तैयारी कर लो, अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है। क्लियर है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस और मतलब एसएससी जीडी और आपका दिल्ली पुलिस की यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग रक्षक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। इसकी मतलब नाम मात्र की फीस है, कितनी, 499 इसकी फीस है। और इतनी फीस के साथ आप लोग इन तीनों एग्जाम की क्या कर सकते हैं, एक साथ तैयारी कर सकते हैं रक्षक बैच के साथ। अब ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। इसीलिए पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया है कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है कि यदि आप चाहते हैं कि भाई हम तो आईएसपीसीएस की तैयारी करेंगे, हम तो भाई साहब वो बनेंगे जिसको दुनिया सलूट मारती है, भाई साहब दुनिया सलूट मारती है ना। तो यदि तुम्हें सलूट ठुकवाना है भाई साहब, तो भाई साहब तो आईएसपीसीएस की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। आगाज बैच लेना पड़ेगा भाई साहब। और इसको वन टाइम में कितने से लिया जा सकता है, 8,999 से आप लोग इसकी वन टाइम पेमेंट करके और हमेशा के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं इससे। ठीक है भाई, बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो हमारा सेशन है किसका है, ये हमारा सेशन जीके, जीएस और सीए का है। किसका, जीके, जीएस और सीए का है। इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीके, जीएस और सीए से संबंधित पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे। क्लियर है। और जैसे आपके पेपर में जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चनों को यहां पे डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, और आज आप लोग जानते हैं कितनी तारीख है, 15 जून है। ठीक है भाई, तो 15 जून की ये क्लास हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार भाई, नमस्कार नीलम जी, बहुत बढ़िया। सोनू जी, प्रांशु जी, सोनू बहुत बढ़िया। अखिलेश जी, हाँ जी भाई। चलो जी, आपको सेशन शेयर करना है थोड़ा सा। ठीक है भाई, तो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि थोड़ा सा सरल क्वेश्चन है, बट आपने देखा होगा कि हम लोग सरल से कठिन की ओर जाते हैं। ठीक है भाई साहब, तो वैसे ही हम भी जाएंगे, टेंशन मत लो। आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। सांची का स्तूप, यहां से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। सांची का स्तूप आप कहोगे सर जी कहां पे है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। कहां पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह भी आपको याद रखना है। सांची का स्तूप है वो किसने, अशोक ने बनवाया था। किसने, अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसको यूनेस्को में कब मिलाया गया है, इसको यूनेस्को में कब मिलाया गया है, तो 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को में मिलाया गया है। यह किस भारतीय रुपए पर अंकित है, तो 200 के रुपए पर क्या है, ये अंकित है। इसके चित्र बनाया गया है। सांची का स्तूप, स्तूप है ना, ये क्या है, स्तूप है। तो स्तूप जो शब्द है ये कहां पे यूज किया जाता है, ये बौद्ध धर्म में यूज किया जाता है। कहां पे, बौद्ध धर्म में। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मृत्यु का प्रतीक। क्या होता है, मृत्यु का प्रतीक। बौद्ध धर्म में इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भाई साहब मृत्यु का प्रतीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में भाई गौतम बुद्ध ने स्थापना की, बौद्ध धर्म की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 बीसी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 बीसी में। सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका,
सही उत्तर आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा आपका? अशोक आ जाएगा। अशोक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अशोक किसका पुत्र था? तो ये आपका बिंदुसार का पुत्र था। किसका? बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का था। सही उत्तर क्या लगाओगे? अशोक लगाओगे। क्या लगाओगे? अशोक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब जो अशोक है, अशोक के जो अभिलेख हैं वो क्या है? भारत में सबसे पुराने माने जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख किसके हैं? तो अशोक के हैं। किसके हैं भाई साहब? अशोक के हैं। अशोक के कितने अभिलेख हैं भाई साहब? 14 अभिलेख हैं। 14 अभिलेखों से किसी ना किसी बात की हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि कलिंग युद्ध का वर्णन किससे मिलता है? तो 13वें अभिलेख से मिलता है। पशु बलि की निंदा किसमें की गई? तो पहले अभिलेख में की गई। तो इनको आपको पढ़ना है, किस अभिलेख में किस चीज की जानकारी दी गई है। ठीक है भाई, हमसे पूछे जाते हैं भारी मात्रा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पोखरण में परमाणु परीक्षण विस्फोट से जुड़ा हुआ है? तो इनमें से वह कौन सा वैज्ञानिक हो जाएगा जो पोखरण के परमाणु परीक्षण से जुड़ा हुआ है? समझ लो ना, जब हमारे भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो उस परमाणु परीक्षण से कौन सा वैज्ञानिक जुड़ा हुआ है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर जी पहले हमें ये बताओ कि जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 18 मई को। कब हुआ था? 18 मई 1974 में हुआ था। जिसका क्या नाम था? तो जिसका नाम था भाई स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नाम था। बुद्धा नाम था। और ये हमारा क्या था? सफल परमाणु परीक्षण था। क्या था? सफल परमाणु परीक्षण था। ये राजस्थान के पोखरण से हुआ था। कहां से? पोखरण से हुआ था। ये भी आप याद रखोगे। कहां से? पोखरण से क्या हुआ था? ये हुआ था। अब इससे संबंधित कौन से वैज्ञानिक थे? तो आप कहोगे सर जी राजा रमन्ना थे। कौन थे? राजा रमन्ना। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये हमारा 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। लेकिन पहला पूछा जाता है बहुत भारी मात्रा में, तो आप लोग क्या लगाओगे? आप लोग कहोगे सर जी 1974 में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण भारत का। और जिसमें किस वैज्ञानिक का योगदान था? तो राजा रमन्ना का योगदान था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिनेमा जगत में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सिनेमा जगत में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहोगे सर जी सिनेमा मैं देखता हूं। देखते हो? सिनेमा देखते हो भाई साहब? कोई भी मूवी आ जाए यार भाई साहब, मूवी लग गई है आज तो देखेंगे भाई साहब, रौला कटेगा आज तो है। तो देखो 1969 में किसकी स्थापना की गई थी भाई साहब? आपका दादा साहब फाल्के की स्थापना की गई थी। किसकी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और ये सिनेमा जगत का क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये सिनेमा जगत का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी स्थापना की गई थी कब? 1969 में। सिनेमा जगत में एक और पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। 1929 में। और ये पहली बार कब दिया गया था? पहली बार, तो ये पहली बार भी 1929 में ही दिया गया था। ये पहली बार 1929 में ही दिया गया था। सही उत्तर क्या लगाओगे? ए लगाओगे। क्या लगाओगे? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2021 का दादा साहब फाल्के किसको दिया गया है, तो आप कहोगे भाई रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को दिया गया है। किसको? रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है। जो तानसेन संगीत समारोह है वह किस शहर में आयोजित किया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो आप लोग जानते हैं कि जो तानसेन थे ये क्या थे? दरबारी थे। किसके दरबारी थे? तो कहीं ना कहीं अकबर के दरबारी थे। अकबर ने कहा भाई साहब मेरी जोधा का मन नहीं लग रहा है भाई साहब मेरी जोधा का मन नहीं लग रहा है, कोई संगीतज्ञ बुलवाया जाए, कोई संगीतज्ञ बुलवाया जाए जो बहुत अच्छा गाना गाता हो। भाई साहब तानसेन को बुलवाया गया, तानसेन को। और आज की जो जोधाबाई हैं इनका जब मन नहीं लगता है तो इनसे क्या बोला जाता है? अरे भाई साहब यूट्यूब से गाना सुन ले। किससे? यूट्यूब से गाना सुन ले। अब यूट्यूब से गाना भी सुन ले तो यूट्यूब उसमें क्या है? नेट नहीं है यार। क्या नहीं है? नेट नहीं है। अब बताओ कैसे काम चले यार। वो अकबर थे यार। क्या थे? वो अकबर थे। आप उस अकबर के आ भी नहीं हो भाई साहब, समझ गए? उस अकबर के आप आ भी नहीं हो। अब ये कहेगा भाई साहब ऐसी बात कर दी, नेट क्या भाई साहब पूरा पता नहीं कितने MBPS का वो रखवा देंगे भाई साहब, ट्रांसफार्मर है, नेट ही नेट चलवा देंगे। चलो जी बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा? तो बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
देखो जो तानसेन है, तानसेन समारोह कहां पे आयोजित होता है? ग्वालियर में होता है। कहां पे? ग्वालियर में। ये कहां पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहां पे? एमपी में पड़ता है। तानसेन किसके दरबारी थे? तो अकबर के। किसके? अकबर के थे। ये भी आपको याद रखना है। अकबर अपने शासनकाल में 9 रत्नों को रखा करता था। समझ गए बात को? तानसेन का जन्म कहां पे हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। और इसकी मृत्यु कहां पे, इसका जो मकबरा है वो भी कहां पे है? ग्वालियर में है। तानसेन की जो प्रमुख बुकें हैं, तानसेन की जो प्रमुख बुक्स हैं उनका क्या नाम है? तो जैसे मियां की तोड़ी, क्या? मियां की तोड़ी, मियां की तोड़ी, है ना? मियां की मल्हार, मियां की मल्हार, मियां की मल्हार और मियां की सारंग। सारंग ये क्या है? तानसेन की प्रसिद्ध किताबें हैं, है ना? ये क्या हो जाएंगी? तानसेन की प्रसिद्ध किताबें हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार शानदार, जश्न हो। चलो जी, सो सेशन को यार शेयर कर दो, थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दो यार तुम लोग। है चलो जी, कुंडलनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थित है। तो ये कहां पे है? तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो भाखड़ा नागल बांध है ये कहां पे बनाया गया है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। किस नदी पर? सतलज। किस पर? सतलज नदी पर बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और ये क्या है? सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। हीराकुंड, जो कि कहां पे है? उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में है। किस नदी पर बनाया गया है ये? तो आप कहोगे सर जी ये बनाया गया है महानदी पर। महानदी पर बनाया गया है भारत का सबसे लंबा बांध। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा, तो आप कहोगे सर जी भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि कहां पे है? यूके में है। कहां पे है? यूके में है। ये भी आपको याद रखना है। और जो भाखड़ा नागल बांध है, इस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, जो भाखड़ा नागल बांध है इस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि जो आज के जो बांध हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर कहलाएंगे या भविष्य के मंदिर कहलाएंगे। ये बस सही बात है। बांध हमें बहुत कुछ देते हैं, बांध हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन मंदिरों में हम श्रद्धा के लिए लुट जाते हैं। क्या दिया है ना? तो अब ये तो खैर मुद्दे वाली हमारी बात नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ बांध पे बात करेंगे। किस पर? बांध पर बात करेंगे। बांध हमें बहुत कुछ देते हैं। देखो, लाइट देते हैं, पानी देते हैं, जल का स्तर बढ़ाते हैं, बाढ़ से बचाते हैं, और क्या ही बताएं हम तुम्हें बांध के लिए। ठीक है भाई, चलो जी, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? सतलज आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश कहां पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से? नीति दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई सिपकली, रोहित ने सिपकली के बाल लोच लिए, तो रोहितांक दर्रा, सिपकिला दर्रा और आपका क्या हो जाएगा? बाड़ालाचा दर्रा। लेकिन जो नीति दर्रा है ये आपका कहां पे? यूके में है। कहां पे है? नीति दर्रा यूके में है। ठीक है भाई, उत्तराखंड में है। तो यहां पे आपको पूरे के पूरे दर्रे पता चल जाएंगे। क्या? पूरे के पूरे दर्रे पता चल जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी थी? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, कहीं ना कहीं 2011 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है? ये हमारी लास्ट जनगणना है। ये हमारी क्या है? लास्ट जनगणना है ना? अब आगे होगी, कब हो रही है, कब उसके आंकड़े आ रहे हैं, अभी ये पता ही नहीं है। ठीक है भाई, तो इससे तो हमारे क्वेश्चन बनते ही हैं। और इसका क्रम कौन सा था, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 15वां क्रम था। कौन सा? 15वां जनगणना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जनगणना है वो भारत में पहली बार कब हुई थी? पहली बार तो 1872 में पहली बार हुई थी। लेकिन इसको नियमित कब बनाया गया था? नियमित, तो आप कहोगे सर जी इसको नियमित 1881 से इसको नियमित बनाया गया था। किसके? रिपन के शासनकाल से। किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। लेकिन लॉर्ड मेयो के शासनकाल से, लॉर्ड मेयो के शासनकाल से इसको क्या करवाया गया था? शुरू करवाया गया था। और लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी कहां पे? अंडमान एंड निकोबार में। कब? 1872 में। ये भी आपको क्या रखना है बाबू? याद रखना है। क्लियर है? समझ गए बात को? चलो जी, अब हम लोग समझते हैं इस पॉइंट पर कि इसकी साक्षरता कितनी थी। तो सी यानी 69.32 थी। कितनी? 69.32। बहुत बढ़िया, सोनू कुमार का सही आंसर आ रहा है। सोनू कुमार का सही आंसर आते हुए लीला सेठ पहली बार। भाई साहब, ये प्रांशु क्या क्या लिख रहा है? ना मानेगा, ना मानेगा भाई साहब। चलो जी,
विश्वनाथ आनंद किस प्रसिद्ध खिलाड़ी है? किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो देखो ये इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये हो जाएगा चेस। क्या हो जाएगा? चेस। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं? मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? जी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पन्ना और उज्जैन, उज्जैन और इंदौर, या उमरिया और रीवा, या फिर रीवा और भिंड। जल्दी से आप लोग बताओ। मालवा क्षेत्र का पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? यम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हो? बता सकते हो। ठीक है भाई। तो देखो आप लोग जानते हैं मालवा, मालवा यानी जो हमारा पठार था, जो मालवा जो क्षेत्र था उसको हम लोग उज्जैन वाला क्षेत्र और जो इंदौर वाला क्षेत्र, ये जो दोनों जो क्षेत्र हैं ये कहीं ना कहीं किसके? मालवा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और मालवा के क्या है? ये प्रसिद्ध जिले हैं। क्या है? प्रसिद्ध जिले हैं। ठीक है भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो उज्जैन है इसको क्या कहा जाता है? महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी कहा जाता है। और यहीं पर क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। इस बात को भी आप लोग जानते हैं, है ना। और ये आपका कहीं ना कहीं क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। ये भी आपको याद रखना है। सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका? भाई बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन थे, इससे संबंधित हमने आपसे कुछ अभी कोई भी पॉइंट बताया नहीं है। ठीक है भाई। तो मुंह ना फुलाया करो भाई साहब। ठीक है, मुंह फुला के बैठ जाता भाई साहब लड़कियों की तरह। चलो सेशन तो शेयर करता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूस, जो ड्यूस शब्द है, किस ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो ड्यूस शब्द है इसका जो संबंध है वह किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, या फिर किससे? टेबल टेनिस से, या फिर किससे? सॉरी, टेनिस से। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए बात को? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखो हम आपको बताते हैं होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है 1915 में भी और 1916 में भी जाता है। कब जाता है? 1916 में भी जाता है। लेकिन यदि आपसे 1915 का पूछ लें तो आप लोग क्या लगाओगे? बाल गंगाधर तिलक लगाओगे। और 1916 पूछ लें तो आप लोग क्या लगाओगे? एनी बेसेंट लगाओगे। क्या लगाओगे? एनी बेसेंट लगाओगे। तो अब यहाँ पे तो हमसे कोई भी नहीं पूछा गया है, तो आप लोग क्या लगा देना भाई साहब? डी लगा देना। क्या लगा देना? डी लगा देना आप लोग। ठीक है भाई। सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये कहां पे हुआ था, तो ये भाई साहब कहां पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहां पे? लखनऊ में हुआ था। समझ गए बात को? और इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस, क्या? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, क्या? मुस्लिम लीग, इन दोनों की क्या हुए थे? इन दोनों की क्या हुए थे? संयुक्त अधिवेशन कहां पे? लखनऊ में बुलाए गए थे। संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में बुलाए गए थे। इसका विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। और इसमें गरम दल और नरम दल क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। सही उत्तर क्या आ जाएगा? एनी बेसेंट आ जाएगा। एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है 1917 में। और ये क्या होती हैं? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं। कब? 1917 में। और 1917 में पहली बार क्या किया जाता है? कांग्रेस में तिरंगा झंडा भी अपनाया जाता है। सही उत्तर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। नेक्स्ट, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मतलब आप खेती भी करें और पशुपालन भी करें, खेती भी करें और पशुपालन भी करें, तो उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहा जाता है। मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे भाई साहब? इसको मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि कहा जाता है। क्या? कृषि, क्योंकि आप कृषि भी कर रहे हैं और पशुपालन भी कर रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा? मिश्रित कृषि कहा जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत है इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप बताओगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है भाई साहब, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। सेशन को थोड़ा सा शेयर करते जाएं आप लोग सभी साथी सेशन को थोड़ा सा शेयर करते जाएं। नेक्स्ट, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए
कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो HTML, कौन सी HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब। आप कहोगे सर जी HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, कह रहा खेती और कृषि में अंतर क्या है? खेती और कृषि में अंतर क्या है? खेती होता है, देखो खेती मतलब हमारी क्या होती है? जमीन होती है। ठीक है भाई, खेती हमारी जमीन हो जाएगी, उसमें हम कोई बोएं अथवा ना बोएं, खेती हमारी जमीन हो जाएगी। और कृषि, जब हम जमीन में फसल उगाते हैं तो उसको कृषि बोलते हैं। नहीं आया समझ में? आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, भारत में प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी? किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से आप लोग क्या कर दो, इसका आंसर कर दो। जल्दी से आप सभी क्या कर दो, इसका आंसर कर दो। तो देखो आप लोग जानते हैं 1757 में क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। समझ गए बात को? ठीक है भाई, जो कि किस किस के मध्य हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और किसके? सिराजुद्दौला के। किसके? सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और इस सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? धोखा किसने दिया था? तो मीर जाफर ने। किसने? मीर जाफर ने क्या दिया था? धोखा दिया था, है ना? ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो सिराजुद्दौला की जो मौसी थी, इसकी एक मौसी भी थी, अभी तुम्हें पता नहीं है। इसकी मौसी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम। इसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम। इसने भाई साहब रॉबर्ट क्लाइव से संधि की। रॉबर्ट क्लाइव से ये मिलने गई भाई। रॉबर्ट क्लाइव से जब मिलने जाती है तो ये कहती है सुनो, तुम्हें जो कुछ करना है वो करो, लेकिन भाई साहब ये जो सिराजुद्दौला है इसको पद पे नहीं रहना चाहिए, बंगाल का नवाब नहीं रहना चाहिए, इसको हटाओ। ज्यादा नहीं रहता है, ये 1 ही साल रहता है। ठीक है भाई। तो इस युद्ध में कौन जीत जाता है? रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना? 1858 में आपका 1800, अच्छा यार ये 1757 है, ये क्या हो जाएगा? 1757 हो जाएगा। 1757 हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना? आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए 1759 में क्या हुआ था, तो देखो आप लोग जानते हैं कि 1759 में क्या हुआ था भाई? आपका वेदरा का युद्ध हुआ था। कौन सा? वेदरा का युद्ध हुआ था, है ना? यहाँ पे डेट थोड़ी सी मिस है, 1757 हो जाएगा। ठीक है भाई, वहां पे 1857 लिखा है, 1757 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 1759 में क्या हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। और 1760 में क्या हुआ था? 1760 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए, वॉन्डीवॉस का युद्ध। कौन सा? वॉन्डीवॉस का युद्ध हुआ था। वॉन्डीवॉस का युद्ध। तो ये जो युद्ध थे, इन युद्धों में किसकी जीत हुई थी? इन युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई थी। किसकी भाई साहब? अंग्रेजों की क्या हुई थी? जीत हुई थी। लेकिन जो हमें सबसे बड़ा जो कारनामा वो दिखाई देता है, वो हमें क्या दिखाई देता है? वो हमें दिखाई देता है कहीं ना कहीं आपका 1857 की क्रांति ही। जो हमें सबसे पहला जो हमें कारनामा दिखाई देता है वो 1757 का प्लासी का युद्ध ही दिखाई देता है। क्या? 1757 का। यहाँ पे देखो ऑप्शन में थोड़ी सी डेट मिस है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी डेट मिस है। जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने सबसे जो पहला युद्ध जीता था वो कौन सा जीता था? 1757 का जीता था। फिर उसके बाद देखो आपको पता होना चाहिए 1764 में इन्होंने क्या जीता? बक्सर का युद्ध जीता, और ये बेदरा का युद्ध जीता, और ये वॉन्डीवॉस का युद्ध जीता। जब ये युद्ध जीतते गए तो कहीं ना कहीं आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुसत्ता बढ़ती गई, है ना? इनकी क्षमता बढ़ती गई। तो ये 1757 हो जाएगा, इसको आप ब्लैंक छोड़ दो। ये 1759 हो जाएगा, ये 1700 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। ठीक है भाई, ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कीन्सवादी उपभोक्ता फलन किसके बीच संबंध दर्शाती है?
कीन्सवादी उपभोक्ता फलन किसके बीच संबंध दर्शाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जो कीन्स हैं ये कहीं ना कहीं कहाँ के? अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और ये अमेरिका की एक बहुत ही अच्छे मतलब कहीं ना कहीं अर्थशास्त्री हैं। क्या हैं? बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री हैं। तो ये क्या है? कुल उपभोक्ता और आपका कुल आय के बीच क्या करते हैं? संबंध दर्शाते हैं। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए और पहल के लिए गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये तो पुराना क्वेश्चन है यार, ये तो पुराना क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो जी। जीवित जीवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जीवित जीवों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक नवीन जीव जाति को जन्म देने हेतु उत्तरदायी होता है? तो जो नवीन जीव को क्या देता है? जन्म देता है। वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये विलगित हो जाएगा या उत्परिवर्तन हो जाएगा या प्राकृतिक चयन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, जो लैंगिक प्रजनन है और एक ऐसा ही होता है अलैंगिक प्रजनन। क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है भाई, जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो ऐसे जीव जंतुओं में होता है जो क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, जिनमें नर और मादा क्या होता है? साथ में उपस्थित होता है। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन होता है ये किस में होता है? मनुष्यों में होता है। किसमें? मनुष्यों में होता है। क्योंकि जो मनुष्य है ये क्या है? द्विलिंगी। ये क्या है? जो मनुष्य है ये क्या है भाई? देखो, इसमें क्या होता है? नर और मादा वाला जो भाग होता है ये क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। समझ गए बात को? अच्छा, जो अलैंगिक जो जना होता है वो द्विलिंगी जीव होते हैं, जिनमें द्विलिंग एक समान हो, जैसे मादा और पुरुष क्या हो? एक ही जीव में उपस्थित हो। जैसे हमने बोल दिया केचुआ, जैसे हमने क्या बोल दिया? केचुआ। तो केचुआ में देखा होगा आपने, नर और मादा वाला जो भाग होता है वो एक ही केचुआ में उपस्थित होता है। ठीक है भाई, आपने देखा होगा अमीबा, आपने देखा होगा पैरामीशियम। ये जो हमारे जीव हैं इनमें नर और मादा एक ही जीव में उपस्थित होते हैं और इनमें जब प्रजनन होता है तो वो होता है अलैंगिक प्रजनन। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन होता है ये किस में होता है? मनुष्य में होता है। समझ गए बात को? लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवित जीवों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक नवीन जीव जाति को जन्म देने हेतु उत्तरदायी होता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। देखो, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको डरना नहीं है भाई साहब, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो जी, वंदना मौर्य, बताओ भाई कहां पे कंफ्यूजन है आपका? वंदना मौर्य, देखो हम नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो, हम नहीं चाहते। अच्छा, हमने यहां पे समझाना स्टार्ट किया तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं डी आंसर है। ऐसा नहीं है। जब तक हम आपसे ये ना कहें कि ये आंसर है तब तक आपको ये नहीं समझना है कि क्या है। ठीक है भाई, सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी, वंदना मौर्य, आप हमें बताएं कहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं भाई, कोई भी। एनीवे, बहुत बढ़िया। शुभ जी, विनायक जी, मुकेश जी, आयशा ठाकुर, बहुत बढ़िया भाई। अभय कुमार, आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल, विकास दुबे है। तुम भी कुछ अच्छा सा नाम सोच लेते भाई साहब। चलो जी भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। अब बताओ भाई साहब, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपको बताना है। देखो, आप लोग जानते हैं कि ये हमें किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? ये हमें कोपरनिकस ने बताया था। किसने? कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है भाई साहब, समझ गए? चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें किसने बता दिया? कोपरनिकस ने बता दिया। नेक्स्ट, जब प्रकाश तरंगें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो प्रभावित चर होते हैं। कौन कौन सी घटनाएं हमारी क्या होती हैं? घटित होती हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है।
चलो जी, जब प्रकाश की तरंगें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं, हमने देखा कि भाई ये हमारी क्या हो जाएंगी, प्रकाश की तरंगें हो जाएंगी। अब ये क्या कर रही हैं, कांच में प्रवेश कर रही हैं। जब प्रवेश करेंगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं किस में प्रभाव पड़ता है, एक तो उसके तरंग दैर्घ्य में प्रभाव पड़ता है और दूसरा उसके वेव में प्रभाव पड़ता है। एक तो तरंग दैर्घ्य में और दूसरा उसके वेव में प्रभाव पड़ता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो आप कहोगे सर जी लाल रंग की होती है सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य। लेकिन सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो आप कहोगे भाई बैगनी रंग की होती है। किसकी, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, समझ गए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकीर्णन 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 ज्यादा किसका होता है, तो वो बैगनी का ज्यादा होता है। किसका, बैगनी का ज्यादा होता है। और प्रकीर्णन कम किसका होता है, तो कम के लिए आप क्या लगाओगे, लाल लगाओगे। क्या लगाओगे, लाल लगाओगे। ये भी आपको याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो आप कहोगे सर जी 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। कितना एंगस्ट्रॉन्ग होता है। एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ए के ऊपर क्या लगा देंगे, एंगस्ट्रॉन्ग लगा देंगे। सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अपना है क्या कोई क्लास में, सभी अपने हैं भाई साहब, सभी अपने हैं, कोई दूसरा थोड़ी है, कोई पराया थोड़ी है। 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। प्रकाश का ये क्या होता है, वेग होता है बाबू। हाँ जी, समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेशन को थोड़ा सा शेयर करो और लाइक करो। ठीक है भाई, सेशन को थोड़ा सा शेयर करो और लाइक करो। निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रियता नहीं है, निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जो रेडियो सक्रियता नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप क्या करेंगे भाई, इसका आंसर बताएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से आप लोग बताओ कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रियता नहीं है। तो देखो, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा जिरकोनियम है, ये हमारा क्या है, रेडियो सक्रियता नहीं है। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखो, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ज्ञात नहीं है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह हमें क्या नहीं है, ज्ञात नहीं है। ठीक है भाई, वह गंभीर दुर्घटना का शिकार बन जाता है, वह गंभीर दुर्घटना का शिकार बन जाता है और उसे तुरंत ही रक्त की जरूरत होती है। तो कौन सा रक्त उसके लिए सुरक्षित होगा, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा रक्त उसके लिए क्या होगा, सुरक्षित होगा। हमें यह भी नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन वो रक्त हम उसको दे सकते हैं, और जब वो रक्त देंगे तो उससे उसकी जान बच जाएगी। यानी वो एक ऐसा रक्त है जो हम सबको दे सकते हैं, जो हम किसको दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। समझ गए बात को। तो आप कहोगे सर जी ये हमारा हो जाएगा RH फैक्टर पॉजिटिव। ये हमारा आपका ब्लड ग्रुप होता है, जो किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से दिया जा सकता है। और जैसे कि हमने देखा कहीं पे बहुत सारे व्यक्तियों की दुर्घटना हो जाती है, अब हम उसका टेस्ट थोड़ी करेंगे कि कौन सा ब्लड है क्या है, तुरंत अस्पताल में जाएंगे और ये वाला चढ़वा देंगे ताकि उसकी जान बच जाए, फिर अपना जो भी करना है वो करते रहेंगे। ठीक है भाई, सही उत्तर क्या आ जाएगा, हाँ जी वो बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रक्त समूह है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो आप कहोगे सर जी इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये भी आपको याद रखना है। हम रक्त समूहों में सर्वदाता किसको कहा जाता है, सर्वदाता किसको कहा जाता है, तो ओ को कहा जाता है। सर्वग्राही किसको कहा जाता है, तो भाई साहब ए बी को कहा जाता है। किसको, ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। लेकिन सर्वदाता किसको कहा जाता है, ओ को कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, जितने लोग भाई साहब ए बी ए कर रहे हैं, जितने लोग ए कर रहे हैं भाई साहब, है ना, ये आप लोग बिल्कुल समझ जाओ बस। चलो जी, टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा टीवी चलाए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, या सूक्ष्म तरंगों का, या फिर किसमें, रेडियो तरंगों का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसका, आपका रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में
एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये देखो आपका कंदरिया महादेव मंदिर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में स्थित है, तो ये तो हमने नाम ही बता दिया, अब तो फिर क्या है, ये कंदरिया महादेव मंदिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंदरिया महादेव मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तो मतलब किस अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना हुई थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो भाई जल्दी से आप लोग बताओ, जल्दी से भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, ये आपको बताना है भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों की समय जो प्रथम जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब? 1872 में। कब? 1872 में। और 1872 में जनगणना कराने के बाद लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो जाती है, लेकिन लॉर्ड रिपन ने इसको क्या बनाया? 1881 से नियमित बनाया। क्या बनाया? नियमित बनाया। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जनगणना है यह किस सूची का विषय है, यह किस सूची का विषय है, तो आप कहोगे सर जी ये केंद्र सूची का विषय है। किसका? केंद्र सूची का विषय है। ठीक है भाई, है ना, किसका? केंद्र सूची का विषय है। नेक्स्ट, अभिनव भारत। अभिनव भारत जो अंग्रेजों का विरोधी संगठन था, इसकी स्थापना किसने की? तो आर.जी. भंडारकर ने, या आपका वी.डी. सावरकर ने, या फिर आपका आर.सी. दास ने, यानी क्या हो जाएगा? आर.सी. दास यानी चित्तरंजन दास हो जाएगा, या सरदार भगत सिंह ने। तो जल्दी से आप बताओ, जो आपका अभिनव भारत है इसकी स्थापना या इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, और किसके द्वारा की गई थी? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। किसकी? वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। हम आपको बताते हैं वी.डी. सावरकर मतलब जो कहाँ से संबंधित थे? ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। कहाँ पे? महाराष्ट्र से ये संबंधित थे। ठीक है भाई, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो कौन हो जाएंगे? वी.डी. सावरकर हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम बताइए। तो देखो आप लोग जानते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो 1893 में कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। और जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो क्या करते हैं? 1894 में ये क्या करते हैं? नाटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और 1904 में ये क्या करते हैं? 1904 में इंडियन ओपिनियन की स्थापना करते हैं। जो इंडियन ओपिनियन है ये क्या है? इनकी प्रकाशित की गई दक्षिण अफ्रीका की क्या थी? एक पत्रिका थी, जो कि किस भाषा में लिखी गई थी? इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। किसमें? इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और कैसी थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका थी, है ना। यंग इंडिया जो है ये किसमें? इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। किसमें? इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। इसको 1919 में क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। ये भी किसकी है? महात्मा गांधी की है। जो हरिजन है ये भी महात्मा गांधी की क्या है? पत्रिका है, जो कि किसमें? हिंदी भाषा में लिखी गई थी। किसमें? हिंदी भाषा में लिखी गई थी। और इसको 1933 में प्रकाशित किया गया था, आप लोग जानते हैं। ठीक है भाई, जो हरिजन नाम है ये भी किसने दिया? ये भी गांधी जी ने दिया। किसने दिया? गांधी जी ने दिया। ठीक है भाई, जो नवजीवन है ये भी गांधी जी की पुस्तक है, ये भी गांधी जी की पत्रिका है, जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गुजराती भाषा में लिखी गई थी, और इसको भी 1919 में पब्लिश किया गया था। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में पब्लिश किया गया था, तो वो क्या था भाई? आपका इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन। और जब इन्होंने इंडियन ओपिनियन पास करी 1904 में, तो भाई साहब इन्होंने आतंक मचा दिया। और जब आतंक मचा दिया तो इनको 1908 में भाई दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने पकड़ लिया। इनको 1908 में दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने पकड़ लिया। और हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल कब भेजा गया था? तो आप बताओगे 1908 में। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह तो आप बताओगे भाई शनि के पास हैं। किसके पास? शनि के पास हैं। कितने हैं? 82 उपग्रह हैं। उसके बाद किसके पास? बृहस्पति के पास। किसके? बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? तो 79 है। ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मंगल के पास कितने हैं? मंगल के पास, तो मंगल के पास भाई साहब 2 उपग्रह हैं। और पृथ्वी के पास कितने हैं? पृथ्वी के पास, तो पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? 1 उपग्रह है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए अरुण,
अरुण के पास कितने हैं, तो आप कहोगे सर जी 27 उपग्रह हैं। वरुण के पास कितने हैं, वरुण, तो वरुण के पास कितने हो जाएंगे, 14 उपग्रह हो जाएंगे। कितने, 14 उपग्रह हो जाएंगे, ठीक है भाई, है ना। तो जैसे हमने बोल दिया भाई साहब अरुण, अरुण के पास कितने हो जाएंगे, 27 उपग्रह हो जाएंगे। कितने, 27 उपग्रह हो जाएंगे, है ना। और वरुण के पास आपके 14 उपग्रह हो जाएंगे। चलो जी, तो अच्छा, अभी इसका आंसर तो हमने बताया ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई, जल्दी से आप लोग बताओ। तो देखो, बृहस्पति या पृथ्वी तो हो नहीं सकते, है ना। बुध और शुक्र हो सकते हैं, यहाँ पे शनि दे दिया तो ये नहीं होगा, यहाँ पे मंगल दे दिया ये नहीं होगा। सही उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो किसने प्रस्तावित किया था, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र को किसने प्रस्तावित किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताओ भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, एजी टेंसले के द्वारा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके क्या हो जाएंगे, शहर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे भाई, आपके नदी हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, नदी हो जाएंगी। तो ये नदियां हैं, ये शहर है, तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, HW है। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, HW है, ठीक है भाई। अब आज का जो हमारा सेशन है वो उसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ने जाएंगे भाई, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि करंट अफेयर का सेशन, ठीक है भाई। अब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज 20 से लेकर 21 क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। हम लोग रोज 20 से लेकर 21 क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इन 21 क्वेश्चनों में से 100% हमारे क्वेश्चन फंसते ही हुए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, 2021 और 2022 के हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप लोग आ जाओ, थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दो, और यार लाइक कर दो यार, देखने वालों की संख्या ज्यादा है, पसंद करने वालों की संख्या कम है। और ऐसे कह दिया जाए भाई सब पसंद कर लो, तो कहेगा ये है, फिर 3-4 बार लाइक कर देगा, लेकिन एक बार लाइक करना है, सिर्फ एक बार। अमित यादव, हम तुम्हें अच्छा लड़का मानते हैं, ठीक है भाई, अच्छा लड़का मानते हैं। यदि तुमने यहाँ पे ये सब किया तो तुम्हारे लिए हम हिटलर बन जाएंगे, फिर सोच लेना, ठीक है। इसीलिए पढ़ लो अच्छे से, पेपर आ रहा नजदीक, ठीक है भाई। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब आपके हम क्या करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2021 और 2022 से रिलेटेड होंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो जरा, हाल ही में, देखो हम सिर्फ आपको पता है ना, हाँ जी, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई थी, तो किस राज्य के द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई थी, तो आप कहोगे सर जी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा बाबू, उत्तर प्रदेश, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब तुझे 3 साल और वेट करना पड़ेगा, है। अब तुम भाई ये भी नहीं कर सकता कि कोर्ट मैरिज कर लें, जब तक लड़की भाई साहब 21 साल की नहीं हो जाएगी जब तक कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, 3 साल और वेट करना पड़ेगा शादी के लिए, ठीक है भाई। तो 21 साल वेट क्या कर दी है, लड़की की एज कर दी है, ठीक है भाई। विवाहित उम्र 18 साल से कितनी कर दी है, 21 साल कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा, जैसे हमारे भारत का भारत रत्न है, ऐसे ही कनाडा का कौन सा सम्मान है, ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों व्यक्ति हैं, ये तीनों व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, और इनको क्या दिया गया है, कनाडा का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन
योजना की शुरुआत की गई है, योजना की शुरुआत की गई है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है बाबू, नोट करते जाओ, जिसको जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो वो आप लोग नोट, मतलब जो भी आपको याद ना हो वो नोट कर लो ताकि याद हो जाए बहुत आसानी से। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने दोनों डोजें दे दी? किसको? 18+ वालों को। ऐसा कौन सा राज्य है? तो आप कहोगे सर जी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने 18 वर्ष के जो लड़के हैं, 18 वर्ष से जो ऊपर के जो बच्चे हैं, है ना, उनको क्या कर दिया? 100% डोज दी है, और वो भी दोनों डोजें दे चुका है। ऐसा कौन सा राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किससे है? अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, मतलब उनको आवास भी देना जहां पे वो क्या कर सकें? आसानी से रह सकें। क्या कर सकें? आसानी से रह सकें, और आसानी से क्या कर सकें? पढ़ाई कर सकें। क्या कर सकें? पढ़ाई कर सकें। तो ये जो आपका श्रेष्ठ योजना है वो किसके लिए है? आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, SC ST वालों के लिए है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था? तो भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था कहां पे? ग्वालियर में। कहां पे? ग्वालियर में किया गया है। तुम्हारा MP नगरी, तुम्हारा क्या? MP नगरी। ठीक है भाई। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी है? कल हमसे क्या पूछा गया था? पेपरलेस हाईकोर्ट पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पेपरलेस हाईकोर्ट पूछा गया था। आज पेपरलेस देश पूछ लिया गया। तो पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? आप कहोगे सर जी केरल का हाईकोर्ट है। कौन सा? केरल का हाईकोर्ट है, जिसका क्या नाम है? कोच्चि हाईकोर्ट। आज हमसे पूरा का पूरा देश पूछ लिया गया, तो आप लोग क्या बताओगे? दुबई हो जाएगा। दुबई सरकार एक ऐसी सरकार है जो क्या है? पेपरलेस हो गई है। पूरा का पूरा काम क्या हो गया है? ऑनलाइन हो गया है। सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने मार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए मंजूरी दे दी है? मार्को नामक सुसाइड को, मतलब ये क्या है? एक मशीन है जिसको क्या दे दी? आपकी जिस मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए मंजूरी दे दी, मतलब इस मशीन के द्वारा, या मतलब कुछ इस टाइप की जो आपकी सुसाइड वगैरह होती हैं तो उसको मंजूरी दे दी। अब जिसको मरना है उसको कौन रोक पाए, है ना? जिसको मरना है उसको कौन रोक पाए? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सिंगापुर। क्या आ जाएगा? सिंगापुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंगापुर हो जाएगा या स्विट्जरलैंड हो जाएगा, है ना? शायद स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड है। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट। 11वां इकोवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, जो 11वां हुआ है तो वो किस किस के मध्य हुआ है? ये आपका हो जाएगा किसके? इंडिया और मालदीव के मध्य हो जाएगा। किसके? इंडिया और मालदीव के मध्य हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, यानी 20 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो, आदमा बैरो ये क्या हो जाएंगे? आपकी गाम्बिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है भाई। ओलाफ स्कोल्ज ये क्या हो जाएंगे? जर्मनी के चांसलर हो जाएंगे। गीता गोपीनाथ ये क्या हो जाएंगी? IMF की प्रमुख हो जाएंगी, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो कैथरीन आपकी कौन है? सरोल हैं। ये क्या है? जो कैथरीन सरोल हैं ये गलत है वाला, ये वाला। जो गीता गोपीनाथ हैं ये IMF की प्रमुख नहीं है। यही हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सही, मतलब ये तो सही है, लेकिन उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर सी हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है भाई, क्योंकि देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। और इसके जो अभी मुख्य हैं, इनके जो मुख्य हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्रिस्टियन लेनार्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्रिस्टियन लेनार्ड के नाम से जानते हैं। ये क्या है? जर्मनी के हैं, और ये क्या है? IMF के प्रबंध निदेशक हैं। क्या है? प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है भाई, है ना? हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में
मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित था, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहोगे सर जी ये तो था बिहार से संबंधित, किससे, बिहार से संबंधित था, क्योंकि बिहार की क्या है, एक मिथिला पेंटिंग है, क्या है, मिथिला, बिहार की मिथिला पेंटिंग है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिथिला और मधुबनी, मधुबनी जो चित्रकलाएं हैं, जो पेंटिंग है, वो कहाँ की हैं, तो बिहार की हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। बिहार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया है, पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया है भाई। जो क्या है, जो 2021 का जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो कौन बन गया है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एलन मस्क, ये जो व्यक्ति है इनका क्या नाम है, एलन मस्क। सही उत्तर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, तो ऐसे हो जाएंगे बालकृष्ण दोषी। कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण दोषी हो जाएंगे। विमल पटेल ने, आपको पता होना चाहिए, भारत की संसद का क्या किया है, निर्माण किया है जो अभी नई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चलो जी जल्दी से आप बताओ। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो आप लोग जानते हैं कि जो 2022 का जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको, नीलमणि को दिया गया था, ठीक है भाई। जो 2021 है जी 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको, दामोदर को दिया गया था। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, दोनों सही है। क्या आ जाएगा, दोनों सही है, ठीक है भाई। अब आपको ये 2021 और 2020 की करंट अफेयर याद होगी, तब जाके आप लोग इसका क्या कर पाओगे, उत्तर कर पाओगे, ठीक है। सही उत्तर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, 71वां व्यास सम्मान 2021 के लिए दिया गया है, के लिए किसे दिया गया है ना, के लिए किसे दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किसको, असगर वजाज को दिया गया है, ठीक है भाई। सही उत्तर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम्स पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलो जी जल्दी से बताओ भाई, क्या हो जाएगा, ओल्गा कॉर्पूत। क्या हो जाएगा, ओल्गा कॉर्पूत, ओल्गा कॉर्पूत, कॉर्बूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉर्बूत। ये एक ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपका जिम्नास्ट से संबंधित हैं, और इनको क्या दिया गया है, इनको 2021 का क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार दिया गया है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हमने एक क्वेश्चन वहां पे आपको कमेंट मतलब होमवर्क के लिए दिया था, और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको होमवर्क के लिए देंगे, ठीक है भाई। अब आप लोग हमें बताओ, किसी को कोई मतलब कोई क्वेश्चन पूछना हो, या आप कुछ कह रहे हो, हमने आपका क्वेश्चन ना देख पाया हो, या आपका कमेंट ना देख पाया हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि भाई देखो सर हमने आपका ये क्वेश्चन देखा है, ये हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, क्वेश्चन का नंबर लिख के भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है भाई। तो किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। बहुत बढ़िया। सफर ए जिंदगी, विकास कुमार, वंदना मौर्य, बहुत बढ़िया। चलो भाई फिर हम लोग क्या करते हैं, सेशन को समाप्त करते हैं। एक बार कोई भी अपना कमेंट करके बता दे। नंबर याद नहीं है, अच्छा इसका बता रहे स्वीडन होगा,
इसका बता रहे, इसका कमेंट करना है आपको, आपको कमेंट करना है कि इसका भाई क्या आंसर आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा सा भाई सेशन जल्दी समाप्त हो गया है, कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बकाया आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए और बिंदास रहिए, खुश रहिए, ठीक है भाई। बकाया कल फिर आएंगे 10 बजे, तो आप लोग जरूर आएंगे 10 बजे वाली क्लास में, बिंदास अपने उसी तरीके से चलेंगे और बिंदास, ठीक है भाई। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, शानदार, ठीक है। एक बार फिर से सभी साथियों को जय हिंद। हमें कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।